हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इतना बता दूं, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है पॉइंट चार्ज की वजह से। और रियल लाइफ में पॉइंट चार्ज नहीं होता, एक कोई बॉडी होती है। वो बॉडी होती है जिस पे चार्ज कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मतलब आज हम रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, किसी स्फीयर की वजह से कैसे निकालेंगे, हेमी स्फीयर की वजह से कैसे निकालेंगे, प्लेन डिस्क की वजह से कैसे निकालेंगे, वो सब क्वेश्चन करेंगे। यकीन मानो आज बहुत मज़ा आने वाला है। जो अभी तुमने अगर पढ़ा होगा और गलती से अगर याद हो, तभी तुमने पढ़ा होगा क्या, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बता दूं ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। कितने के लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर तुम इस स्फीयर के लिए, अगर इस स्फीयर की वजह से तुम निकालना चाहते हो कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो तुम्हें इसका हेल्प से दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आज हम वही सीखेंगे, स्फीयर की वजह से निकालेंगे, हेमिस्फीयर की वजह से निकालेंगे और प्लेन डिस्क की वजह से निकालेंगे। बहुत मज़ा आने वाला। जितना तुम्हारे दिमाग में डाउट्स होगा सब क्लियर होगा। देखो, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें पहली पढ़ी होगी क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ऐसी कहानी कुछ यहाँ भी है। यहाँ भी इसी तरीके से हम लोग हल्का फुल्का सस्ता तरीका वाला पढ़ते रहते हैं। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, लाइन से। जैसे मान लो कोई ये वायर है, इस पे मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम जनरली एक सिंबल से डिनोट कर देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हल्का फुल्का जो पहले पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो याद होना चाहिए। 11th का याद हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन 12th में जो पढ़ रहा है वो याद होना चाहिए। हमारा जो कोर्स इस तरीके से, कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि 11th क्लास में तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो तब भी तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसे हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। और यहाँ डी क्यू की वैल्यू होती, वो होती लैम्डा डी एल। हम क्या चाहते हैं कि इसकी वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब वोल्टेज हो। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होगा BL = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा डी एल अपॉन आर। आर है कि मतलब जहाँ तक ये डिस्टेंस तुम निकालो, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाएगा, घबराना नहीं, सब कुछ करा के दिखाएंगे। फिर कभी कभार ऐसा आता है कि फिर आता है क्या, कि मान लो कोई सीट है, और इस सीट पे मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब बात, ये देखो ए 1D है, ए है 2D। जब 2D की हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या बात करने लगते हैं, यहाँ आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सब कुछ यूज़ बताएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या यूज़ है। इसमें डी क्यू की वैल्यू होती है, वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डी एस। ये होता छोटा सा एरिया, ए एस पैरामीटर नहीं, एरिया। इसको इसलिए अगर लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर मीनिंग हो जाती है। और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, मतलब इसकी वजह से तुम कहीं इस पॉइंट पे फील्ड, मतलब वोल्टेज निकालना चाहते हो, तो वोल्टेज की वैल्यू होगी BS = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DA अपॉन R। अब तीसरा आता है कि मान लो कोई चीज़ वॉल्यूम में फैली हो, वॉल्यूम मतलब 3D। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये है, मान लो क्यूब है, और इस क्यूब में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर स्फीयर मान सकते हैं, इसमें भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से मान लो तुम्हें किसी पॉइंट पे वोल्टेज निकालना, तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ जो आता है, यहाँ जो उसको बोलते हैं क्या, रो। क्या बोलते हैं, रो। ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब जो चार्ज वॉल्यूम में बिखरा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ डी क्यू की वैल्यू होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू DV, छोटा सा वॉल्यूम। हर किसी का यूज़ काम करना बताएं, या फिर किस तरीके से हैंडल करना, अभी छोटी छोटी बातें लिखते जाओ।
और यहाँ जो मान लो किसी पॉइंट पे तुम वोल्टेज निकालना चाहते तो बी भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बी अपॉन आर। आर मतलब इंटीग्रेशन से यहाँ बताएंगे तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी, घबराओ नहीं। तो हम लोग शुरू से मतलब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, क्या है, स्फेरिकल सेल की वजह से हम कहीं वोल्टेज निकालने वाले हैं। तो देखो जैसे मान लो तुम्हारा स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब होता है होलो स्फेयर। इस बात का इतना सा मतलब है। होलो स्फेयर मतलब कंडक्टर है। इस कंडक्टर का मतलब है कि इसके ऊपर मतलब यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे रसगुल्ला नहीं होता है, रसगुल्ला का जो सरफेस है ना उसी को समझो कि वो उसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है। और हम किसी जनरल पॉइंट पे मतलब यहाँ इस स्फीयर की वजह से यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, वोल्टेज निकालना चाहते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इमेजिन नहीं हुआ होगा किस तरीके से निकालना है। देखो तुम्हें इमेजिन ऐसे करना है कि जैसे मान लो ये गुलाब जामुन टंगा हुआ है हवा में और तुम्हें उसके जस्ट नीचे उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। अब ये समझ में आया कि नहीं? ये पहली बात बताता हूँ कि ये 3D है, ये स्फेरिकल सेल मतलब 3D मतलब से ऐसा गोला है, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। थोड़ा अब इमेजिन करोगे तो हो जाएगा। देखो तो मैंने कहा कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होना, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो तुम्हें जस्ट बेसिक बात पता होनी चाहिए। देखो डेरिवेशन हम करके दिखाएंगे, घबराना नहीं, लेकिन पहले यहाँ जनरल क्या लिख लो कि तुम 3 जगह पोटेंशियल निकालने के लिए आएगा। यहाँ किसी पॉइंट पे, इसके सरफेस पे और इसके इनसाइड पे। ये मान लो सेंटर है इसका। मान लो तुमसे 3 जगह पोटेंशियल पूछा जा सकता है कि इनसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान लो रेडियस है, इसका हम मान लेते हैं आर। आर इसका रेडियस है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि जब कोई पॉइंट आउटसाइड हो तो आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आखिरकार आउटसाइड कितना पोटेंशियल होता है। तो मान लो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, आर। क्या मान लेते हैं, आर। तो यहाँ इस जगह वोल्टेज पता कितना होगा, वो B = होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें हमें क्या क्या समझना है कि पता Q क्या है। ये Q है टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब जो चार्ज स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज। आर क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पी पॉइंट, मतलब सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं? अब एक आउटसाइड हो गया है, दूसरा आता है ऑन सरफेस कि आखिरकार सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो होगा कितना, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये R क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, जनरली रेडियस होगा R। इतना बात क्लियर हो गई है। अब आता है इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस अब मेन दिमाग यहीं लगाना होता है कि अगर सेल के इनसाइड कितना होगा, तो हम कहेंगे कि सेल के इनसाइड वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है, और अंदर वोल्टेज रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है, अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर हम मान लो कि हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया Q की वैल्यू हमने मान के चल ली है 5 कूलाम है, R की वैल्यू हमने मान ली है 9 मीटर है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁹।
इसका मतलब ये है कि स्फीयर के तुम किसी भी कोने पे वोल्टेज निकालोगे तो हर पॉइंट पे कितना आएगा, वो आएगा 5 × 10⁹ अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी। अगर थोड़ा फिजिक्स से मोहब्बत है और मैथ की थोड़ी नॉलेज है, सबसे पहली बात आ रही होगी कि मान लो कंडक्टर है, इनसाइड कंडक्टर बी की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, लेकिन वोल्टेज इनसाइड द कंडक्टर 0 क्यों नहीं है? देखो, अगर साइंस के स्टूडेंट तो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए, वो आनी क्वेश्चनिंग करना। तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए कि तुम पूछोगे क्यों ऐसा। और दूसरा आ रहा होगा, अगर 0 नहीं है, अगर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट मतलब यही है कि जैसे मान लो कि यहाँ वैल्यू अलग हो रही, यहाँ वैल्यू अलग आ रही, यहाँ वैल्यू अलग आ रही, यहाँ वैल्यू अलग आ रही। इस सरफेस, इस स्फीयर के अंदर हर जगह कांस्टेंट वैल्यू क्यों आ रही है? दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत दिमाग लगाने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सेकंड पॉइंट से। क्या करते हैं? सेकंड पॉइंट से कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है? अभी तुम आगे वाली वीडियो में पढ़ोगे कि E इक्वल टू होता है -dV/dr। फिर भी सुन लो, बेसिक सी बात है। dV/dr। और इनसाइड द कंडक्टर E की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। इस 0 का कहने का मतलब होता है कि चेंज इन वोल्टेज इज 0। चेंज इन वोल्टेज इज 0। अगर E इक्वल टू 0 है तो एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि B इक्वल टू भी 0 हो। इस बात का हमेशा याद रखना। अगर E इक्वल टू 0 है तो जरूरी नहीं है B इक्वल टू 0 होगा। जैसे अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो, मतलब बॉडी रेस्ट पे हो। अगर जैसे जनरली याद हो इक्वल टू क्या होता है? dV/dt होता है ना। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी भी 0 होगी। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो कोई कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 कहलाता है। और अगर कोई कार रेस्ट पे खड़ी है तो तब भी उसका एक्सेलरेशन 0 आता है। ऐसी सेम टू सेम कहानी हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? -dV/dr होता है। तो इस बात का कहने का मतलब है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो पहला डाउट्स क्या क्लियर हो गया है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का होने का मतलब होता है कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है। अब तुम कहोगे इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही क्यों आ रही है? कांस्टेंट मतलब हमने मान लिया 5 × 10⁹ आ रही है। अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा डाउट उछला होगा कि कांस्टेंट वैल्यू क्यों हो रही है, 0 वोल्टेज क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो, एक क्वेश्चन लाजमी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि 0 वोल्टेज क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके मैं 3 रीज़न बताता हूँ कि कंडक्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू नॉट 0 क्यों होती है। देखो, सबसे पहला, अगर थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज हो फंक्शन की, तो मैं बता दूं कि जो वोल्टेज का फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। क्या होता है? वोल्टेज का फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। दूसरा ये है कि E इक्वल टू -dV/dr होता है कि नहीं? होता है। देखो, तो dV इक्वल टू क्या होगा? -EdR होगा कि नहीं? इंटीग्रेशन करो बोथ साइड। क्या करो? बोथ साइड इंटीग्रेशन करो।
तो बी इक्वल टू क्या आया होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस कॉन्स्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट है। जहाँ ए वाला पार्ट जीरो हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जीरो नहीं होती है। सबसे सटीक अगर अगर आंसर इसमें नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, याद रखना कि वोल्टेज का फंक्शन कंटिन्यूस होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो सकता है। जैसे देखो अभी हमने सिंपल सा एक क्या किया है, स्फेरिकल सेल की जैसे कहाँ निकाली है, आउटसाइड। आउटसाइड में बी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। फिर हमने क्या देखा, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस पे देखा बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और फिर देखा इनसाइड, इनसाइड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा। इस बात का हमेशा याद रखना। क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ नहीं, क्वेश्चन कराएंगे। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे हमने मान लिया, क्या मान लिया है कि मान लो तुम्हारा एक स्फीयर है, ये मान लो इसका सेंटर है। इसके हिसाब से हम बनाते हैं ग्राफ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ मान लो ए बाई एक्सिस है, क्या है, बाई एक्सिस है। देखो इतने में तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और फिर इसके बाद होगी ऐसे डिक्रीज। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बेटा मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कहाँ होगी, तो आंसर होना चाहिए ऑन द सरफेस है इनसाइड द बॉडी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। देखो तुम्हें इसका ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस दिख रहा कि नहीं, कहीं ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब यही होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। और यहाँ तुम क्या देख रहे हो, बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर क्या है, आर है इसका रेडियस। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, इतना बच्चे कन्फ्यूजन का ग्राफ बनता है इसका ऐसा ऐसा, याद रखना बी और आर में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सस्ता सा गरीबों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सस्ता सा गरीबों वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो समझो क्वेश्चन इस तरीके का है, क्वेश्चन इस टाइप का है कि जैसे मान लो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। मतलब गोल्ड है, मतलब गोल्ड का एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के सरफेस पे हमें वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना, वोल्टेज निकालना है। जैसे अब इतना तो जानते हो कि जो एटम होता है वो स्फीयर में होता है, क्या होता है, स्फीयर में होता है। और हमें इसके सरफेस पे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, इस सरफेस पे निकालना है। सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब जैसे रेडियस बोलेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 6.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। कितनी है, -5 -15 मीटर। और जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है Z इक्वल टू 79। इस 79 का मतलब होता है कि गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है। 79 प्रोटॉन का मतलब होता है कि 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। क्या होता है, इतना चार्ज। तो ये बताओ 79 के पास इतना कूलाम चार्ज हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके सरफेस पे। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 79.1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और आर की दूरी कितनी, आर की दूरी है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर।
जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसका आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट। इसका मतलब पता है क्या है कि जो एटम होता है ना गोल्ड का, उसके सरफेस पे इतना वोल्ट होता है, जानते हो? 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। बताओ कितना हाई वोल्टेज लगता होगा रे। मतलब 1,70,00,000 वोल्ट। सोच लो, सुन के ही होश उड़ गए होंगे। कैसा लगा? नहीं नहीं, शायद मुझे लग रहा है यहाँ 9 है, इससे कैंसिल। हाँ सही है सही है। सोचो यार, मतलब एक इतने चुन्नू से एटम के सरफेस पे कितना वोल्टेज है यार। नंबर देख के मेरा दिमाग खिसक गया है। अब हम लोग करते हैं और भी क्वेश्चन, कि जिससे तुम लोगों के दिमाग में और भी डाउट्स क्लियर होते जाएं। बस देखो, तुम्हें इतना याद रखना है, इसका ग्राफ याद रखना है। तुम्हें बस इसका याद रखना है कि स्फीयर के सरफेस पे कितना होता है, इनसाइड कितना होता है और बाहर कितना होता है। एक बात बता दूं, कंडक्टर के अंदर वोल्टेज होता है क्या? कांस्टेंट। मतलब एक प्रकार से हो सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर तुम चार्ज कहीं से भी कहीं ले जाओ, तुम्हें कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मूव कराना चाहते हो, तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। नो नीड टू डू वर्क। सब कुछ। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन और तरीके से हम लोग देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके का है कि जैसे मान लो कोई एक रिंग है। क्या है? रिंग है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज पता है कितना है? टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो Q इक्वल टू है 200 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। बेसिक बातें याद होना चाहिए। हमें पता लगाना है कि इसकी वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। मतलब जो सेंटर होगा ना इस रिंग का, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। और इसका जो रेडियस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए 1 मीटर। मतलब इसका इतना सेंटर आ गया है। अब देखो बहुत सिंपल सा है। हमारे पास जैसे हम मान के चलते हैं कि मान लो इतना सा है पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से यहाँ वोल्टेज कितना होगा? देखो वोल्टेज होगा 1/4 मतलब ये इतना सा चार्ज क्या है? DQ है, पॉइंट चार्ज। DQ अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R। मतलब छोटा सा चार्ज हो जिसमें छोटा सा वोल्टेज होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि आखिरकार है तो पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब स्मॉल से बिग जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिंपली सा काम करते तो कर देते इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। तो B 1/4πε0 R/DQ। देखो ये पता क्या देगा? इंटीग्रेशन ये देगा टोटल चार्ज ऑन द रिंग पे टोटल चार्ज कितना है। तो हम जान चुके हैं टोटल चार्ज रिंग पे है इतना, क्योंकि पहले से दिया है, सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 R इंटू Q। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 200 माइक्रो कूलम और R की दूरी 0.1। जब तुम इसको पूरा सॉल्व करो तो आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻6 वोल्ट। देखो 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,80,00,000 वोल्ट होगा। बताओ कितना होगा? इतना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक क्वेश्चन रीड करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, a very thin round plate of radius r carrying a uniform surface charge density rho is located in vacuum. Find the electric field potential and strength along the plate axis as a function of the distance l from its center. Investigate the obtained expression at फलाना ढिकाना ढमकाना। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक प्लेट है जो वैक्यूम में रखी गई है, उसकी वजह से
तुम्हें एल दूरी पे, मतलब प्लेट से एल दूरी पे है, वहाँ पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत आसान है, घबराने वाला नहीं है। यहाँ हम करेंगे इस तरीके से बात। देखो देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, हमने इतना पढ़ लिया है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। जैसे मान लो एक प्लेट रखी है, ये प्लेट है, ये ऐसी प्लेट रखी है इस तरीके से। देखो ऐसी प्लेट रखी है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, और तुम्हें जो पेन की टिप दिख रही ना, इस पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना, मतलब इस जगह तुम्हें निकालना है। और हमने तुम्हें क्या बताया है कि इस प्लेट से और यहाँ के बीच की दूरी क्या है? एल है। क्या है? एल दूरी है। और इस रिंग का, मतलब सॉरी, इस प्लेट का जो रेडियस है वो आर है। क्या है? आर है। अगर दिया है, नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं है। हाँ दिया है, रेडियस आर है, मतलब इसका रेडियस है आर है। मतलब तुम्हारे पास एक प्लेट है जिसका रेडियस आर है, एल दूरी पे तुम्हें क्या निकालना है? उसकी पोटेंशियल निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है रो है, वैक्यूम में रखी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो एक बात बता दूं कि हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 dq/r। इतना सा हमें सिर्फ अभी तक फॉर्मूला, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे वोल्टेज का हो, सिर्फ किसके लिए पता है? हमें सिर्फ पता है पॉइंट चार्ज की वजह से। और पॉइंट चार्ज से तुम अगर मेजर बॉडी में जानना चाहते हो तो तुम्हें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा मैथ का। अगर जो नॉन मैथ वाले हैं तो टेंशन नहीं लो, एक स्टेप बता दें। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेके आर इस दूरी पे गए हम, कहाँ गए? इस दूरी पे, और यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है। क्या बनाया? ये थोड़ा मैथ का पार्ट है, घबरा नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बाई है। और एक मतलब हमने इतना सा ऐसे, मतलब ऐसे बना के रखा है। और हम क्या करते हैं कि इतने से जो पार्ट है ना, इतना सा, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब सॉरी पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ये जो मोटाई है ना, ए है, कितनी है? डी वाई। कितनी है? डी वाई है। तो इतना जो क्या हो जाएगा? वाई प्लस डी वाई। देखो इस तरीके समझो, हमने क्या कहा है कि डी बी इक्वल टू होता है 1/4πε0 dq/r। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखो, ए है आर। क्या है? आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ मान के पॉइंट चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है। अब देखो आर इक्वल टू क्या है? √बाई² प्लस एल स्क्वायर। क्या है? बाई² एल स्क्वायर। ये क्या है? सिंपल सा पाइथागोरस है कि अगर ये आर है, ये बाई है, ये एल है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात आ गई है कि नहीं? तो हमने क्या जाना है कि हमने, हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट है वो डी क्यू निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग लगाना है तुम्हें डी क्यू निकालने में। और डी क्यू क्या होता है? रो इक्वल टू डी एल। क्या होता है? रो इक्वल टू डी ए, सॉरी ए होगा। अब तुम्हें उसका एरिया मालूम होना चाहिए कि आखिरकार एरिया निकालते कैसे हैं, कैसे एरिया हम लोग निकालेंगे। देखो हम लोग, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एरिया सर्कल का पता कैसे निकालते हैं, 2πr/dr। जो तुम अभी तक 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे कि एरिया इक्वल टू πr² होता है, वो बेसिकली इस तरीके से निकलता है 2πr/dr। ये 2πr क्या होता है? ये होता है पैरामीटर, और dr होता है छोटा सा dr। क्या होता है? dr है। उसका कहने का मतलब है कि छोटे छोटे आर के जैसे रिंग बनाते जाओ तो एरिया निकाल लेते हैं। अगर तुम पता है इसको एरिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो पता क्या आता है? 2πr²/r। तो ये हो जाता है πr²। घूम फिर के ये आ गया कि नहीं? ये तुमने बचपन में पढ़ा था। देखो इसमें तुम इसका एरिया पता कैसे निकालोगे? मान लो ये कोई रिंग है, मान लो सर्कल है, इसका रेडियस बाई है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तुम निकालोगे इसका पैरामीटर 2π/dy। कैसे निकालोगे? 2π/dy। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4πε0
डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो 2 पाई डी वाई, देखो रो 2 पाई डी वाई अपॉन आर की दूरी कितनी है, आर की दूरी है वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डी बी है। अभी तो कुछ छोटे से निकाल रहे हैं हम, छोटे से चार्ज जैसे निकाल रहे हैं। कितनी से निकाल रहे हैं हम, सिर्फ छोटी सी वजह से निकाल रहे हैं। हमने क्या कहा कि हम छोटे से बड़े तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी बी इक्वल टू हमने क्या देखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 2 पाई डी बाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उन चीज़ों का नहीं होता जो चीज़ होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज़ निकाल दो बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं। ये भी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट हो गया। अंदर बचा है डी बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। किसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। देखो तुम्हें कुछ यहाँ तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा होगा यहाँ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वाई डी वाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। जब तुम्हें देखो इंटीग्रेशन का पार्ट है, घबराना नहीं, यहाँ तक अगर तुम्हें आंसर आ गया तो बहुत सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है 0 से r तक का। मतलब ये प्लेट था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें इंटीग्रेशन करना था। अगर यहाँ तक नहीं आ रहा, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ वाला पार्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया हो तो बोलो, क्योंकि इसके बाद जब हम इंटीग्रेशन करके लाएंगे ना तो पूरा इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन समझाने के लिए थोड़ा अलग से वीडियो चाहिए पड़ेगी। तो अगर जो इंटीग्रेशन जो मैथ वाली जो मेरी वीडियो हैं उनको जाके देखो तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा इंटीग्रेशन भी। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एल अपॉन आर अपॉन एल का स्क्वायर माइनस 1। ये रहा, देखो ये रही वैल्यू। जैसे अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, क्या है, प्लेट है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं 1 मीटर है, और इस पे हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज है कितना, चार्ज कितना है हमने मान लिया है, नहीं इसका हम रो की वैल्यू हम मान लेते हैं, हमने मान लिया है 10 मान लिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें इससे 7 मीटर दूरी पे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो पता कैसे निकालेंगे, देखो 7 मीटर है ना, तो यहाँ पता वोल्टेज पता कितना होगा, B इक्वल टू होगा 10 अपॉन, देखो यहाँ कितना होगा 10/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस आर की वैल्यू 1/7 का स्क्वायर माइनस 1। इसको तुम सॉल्व करके लाओगे तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा 10/5 एप्सिलॉन नॉट। अब तो देखो अंदर वाला ये 8/7 हो जाएगा माइनस 1, सॉल्व करके लाओगे आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये बताने था कि आखिरकार जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ होता है। अगर तुम चाहते हो कि पूरी बॉडी के लिए अगर अगर पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो तुम्हें जाके इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो मैथ वाले हैं वो इंटीग्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कम से कम 40 या 45% इंटीग्रेशन आता है मैथ में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो बायो वाले हैं वो टेंशन नहीं लेना, मेरा बताने का था कि ऐसे किया जाता है, मतलब हर किसी का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले बहुत पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मज़ेदार लगा हो तो मुझे बताइए कमेंट्स में, और कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो